तो यहाँ पे ये है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पर न्यूक्लियन की दी हुई है, मतलब चाहे कितने सारे भी न्यूक्लियॉन्स हो, हमें ये देखना है कि एक न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आई है, वही एनर्जी हम इस वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे। और यहाँ पे ये है मास नंबर ए, जो इंक्रीज होता गया इस तरफ, एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा लास्ट तक। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं H2H3, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत स्मॉल है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, 2H3 have very small binding energy पर न्यूक्लियंस, मतलब जो बाइंड करने के लिए जो ये वाली एनर्जी है बिल्कुल थोड़ी सी, ऐसे देखो थोड़ा से झटके में ही अलग, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बहुत स्मॉल है, अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो उनको तोड़ना इजी होगा, तोड़ना इजी मतलब वो तो अनस्टेबल हो गए। तो हम बोलेंगे कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल है, सो दीज आर अनस्टेबल, दीज आर अनस्टेबल, मतलब ये स्टेबल नहीं है। इनको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे न्यूक्लियाई के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होगी यहाँ से, ठीक है। अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस करेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा हो जाएगा वरना टॉपिक, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यहां तक हमने देखा कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत स्मॉल है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल। उसके बाद आते हैं हम हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर। देखो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। मोस्ट का मतलब क्या है, ये मोस्ट मतलब को बस स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। कंपैरेबल टू या इन कंपैरिजन टू इट्स नेबर, इसके पड़ोसियों से, इसके पड़ोसियों से ये ज्यादा स्टेबल है। ओवरऑल सबसे ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसके नेबर से ज्यादा स्टेबल है। अब देखो क्यों स्टेबल है, जो यहाँ पे ये पीक पे है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। हीलियम लिथियम से ज्यादा स्टेबल है, कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इस आइसोटोप से ज्यादा स्टेबल है। क्यों, देखो यहां पर हम बोलेंगे कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल हैं, तो वो न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से स्टेबल होते हैं। बट अब कहो कि ये तो इनके अंदर भी है 6, लिथियम के अंदर क्या होता है, लिथियम मतलब 3 6, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 6 - 3 3, तो इसके अंदर भी है। फिर हीलियम क्यों स्टेबल है ज्यादा, लिथियम होना चाहिए ना, क्यों स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे ना पेयरिंग होती है, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इनके आगे एक वर्ड और लगा दो कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। समझ आया, ठीक है। दोबारा से देखो, अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल है और नंबर भी कैसे है, इवन है, 2 4 6 8 10, इस तरह से इवन नंबर है, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ऐसे न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओड होते हैं, ठीक है। तो इनका स्टेबल होने का रीजन ये है, क्लियर।
नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट है, अब यहां से हम बोल सकते कि यहां से लेकर और यहां तक ये कर्व एक बहुत ही स्टेबल वाला कर्व है। जब एटॉमिक मास 32 120 तक, ठीक है, 120 या 140 तक लगा सकते हो, यहां पे ये क्या आ जाता है, स्टेबल न्यूक्लियाई हैं सारे के सारे। स्टेबल न्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स बहुत हाई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, इसका कोई ज्यादा सा बड़ा रीजन नहीं है, सिर्फ यही लिखोगे इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इसके बाद वाले जहां पे एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। जब एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, 120 से लगा लो, कितने से लगा लो, जब हम इस कर्व से उस साइड जाते तो क्राउड इफेक्ट आता है। देयर कम्स क्राउड इफेक्ट। क्राउड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, क्राउड इफेक्ट का मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाना। अब देखो न्यूक्लियस तो बेचारा छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज हम बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेडियस है। और अगर तो हम बात कर रहे हैं इसके एरिया की, तो न्यूक्लियस का एरिया मेजर करते हैं हम बैरन में। एक और बोनस क्वेश्चन मिल गया, बैरन क्या होता है, एरिया ऑफ न्यूक्लियस, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस का साइज तो बहुत स्मॉल, और इसमें बहुत और ज्यादा न्यूक्लियॉन्स आ रहे, प्रोटॉन आ रहे, न्यूट्रॉन, संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स कितने थे, 4, यहाँ पे 12, 16, 56, 92, 141 और यहाँ पे 235, मतलब बहुत बढ़ गए हैं। अब उनको सांस लेने की भी जगह नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके एडजस्ट हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब बंदा ऐसे ऐसे करके एडजस्ट होता है ना, उसको घुटन होने लग जाती है, वो फ्री होना चाहता है, तो मतलब वो भाग जाएगा वहां से। सिमिलरली जब हम इस कर्व के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब आगे की तरफ जाएंगे राइट के अंदर, तो क्राउड इफेक्ट आ जाता। क्राउड इफेक्ट होने की वजह से तो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी तो है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स बहुत कम है। क्या है, बहुत ज्यादा कम। इनके कंपैरिजन में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, इसलिए ये न्यूक्लियाई हो गए स्टेबल। तो इनके अनस्टेबल हो गए। तो इनके अनस्टेबल होने का रीजन क्या है, क्राउड इफेक्ट। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी क्या होती है और कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखते हैं, और ये भी देखेंगे कि इस कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है। उस टाइम तक न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है नहीं पता था, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है नहीं पता था, एटम बम क्या होते हैं बिल्कुल भी नहीं पता था, हाइड्रोजन बम वो उसका तो नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो इस कर्व की हेल्प से बाद में एटम बम, बाद में हाइड्रोजन बम, जो अभी आगे आने वाले टाइम में बनेगा। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंस, यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में, इसके बाद वाली वीडियो, अब ये जो पोर्शन है स्किप मत करना, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। तो देखो शुरू में तो हम बोलते हैं कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी के। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियाई के पास, उतनी ज्यादा स्टेबल हो गया। वो जो न्यूक्लियाई होगा उसके पास जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो उतना ज्यादा स्टेबल है, जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी उतना कम स्टेबल है। अगर तो हम ऐसा सोचते तो हम बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कैसे गलत है प्रूव करते हैं। देखो हमने रिएक्शन ली ये वाले, यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, यहां से हम ये 3 न्यूक्लियाई उठा लेते हैं। ठीक है, बाकी मेन तो 3 ही है यहाँ पे। मतलब ये जो यूरेनियम है ये अनस्टेबल है, हमें पता है, और ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में, जो स्टेबल हैं।
ठीक है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मान ले कि किसी न्यूक्लियाई के पास जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल, तो देखते हैं क्या ये अनस्टेबल है। देखो जो यूरेनियम है, यूरेनियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, एक ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी कैलकुलेशन है, हम पेज उठा लेते हैं। अब इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 235, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी है 7.59 और 235 न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी 235 मल्टीप्लाई बाई दिस एनर्जी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1782.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया, मतलब यूरेनियम 235 के पास इतनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी न्यूक्लियॉन्स की नहीं, टोटल एनर्जी उसके पास इतनी ज़्यादा हाई है, ठीक है। और वो किस में डिकम्पोज हुआ है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। हम इनकी भी टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। बेरियम की देखो, बेरियम 144, तो टोटल एनर्जी न्यूक्लियाई कितने 144, एक न्यूक्लियाई के हिस्से में कितनी आ रही है 8.3, जब हम टोटल करेंगे तो 1170.3 आ गया, ठीक है, क्लियर। और इसी तरह जब हम क्रिप्टॉन की बात कर रहे हैं, क्रिप्टॉन के कितनी है टोटल न्यूक्लियन 92 और एक की बाइंडिंग एनर्जी है 8.5, तो यहाँ पे टोटल आ गई 782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये दोनों की दोनों आ गई, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबल, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 782, इसकी 1170 और इसकी ओनली 780। तो अगर हम बोले कि हमारी ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ कौन होगा, यूरेनियम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, कितनी 782 है, ये देखो कितनी ज्यादा है इनसे। तो इस हमारे अकॉर्डिंग अगर हम ये कॉन्सेप्ट मान के चलते तो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई यूरेनियम है। बट जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं अरे ये तो गलत हो गया, ये तो है ही नहीं, तो मतलब हम कॉन्सेप्ट गलत मान रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो अब इसको इम्प्रूव कर देते, ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई होके क्या बन गया कि बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियन के हिस्से में आ रही, अगर एक न्यूक्लियन के हिस्से में आने वाली बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो इसको समझने के लिए ना हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो, क्लियर हो गया तो वीडियो को स्किप करके आगे देख लो 10-15 सेकेंड। मान लो हमारे पास 100 रुपीज है और एक साइड मान लो हमारे पास 200 रुपीज है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना हमें 10 स्टूडेंट्स के अंदर, 10 स्टूडेंट्स में ओनली 10 स्टूडेंट्स है, क्लियर। अब यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स में जब हम इस बाइंडिंग एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ गई, सभी के पास 10-10 रुपीज आ गए, क्लियर। अब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, समझा, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, बट स्टूडेंट भी तो बढ़ेंगे ना। स्टूडेंट मान लो कितने हो गए, अब यहाँ पे हो गए 50 स्टूडेंट में, देखो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो स्टूडेंट भी बढ़ गए, मतलब बांटने वाले जिसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो वो भी बढ़ गया, कितना आ गया अब
सभी के अंदर 4-4 रुपए। तो देखो फिर हम बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो 100 डिस्ट्रीब्यूट करने थे, यहाँ पे तो 200 थे, तो यहाँ पे ज़्यादा आने चाहिए थे ना, ये तो ज़्यादा स्टेबल हुआ। बट नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे अगर एक घर में सिंगल फैमिली है, पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, एक बच्चा हो या 2 बच्चे हों, बस वहाँ पे कम सैलरी में भी काम चल जाता। बट अगर उसी फैमिली में 3-4 स्टूडेंट्स हो, पढ़ने वाले बच्चे हों, और दादा दादी भी हो गए, या फिर और कोई आ जाता है जैसे बुआ वगैरह आ गए, ऐसे आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या वहाँ पे कम सैलरी में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उससे अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। जो यूरेनियम है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो 235 पर्सन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से समझ लेना हमारे पास मायने रखती, हमें ये बताने के लिए कहाँ पे बेटर कंडीशन है। हमें देखना पड़ेगा एक के हिस्से में कितने आए। यहाँ पे एक के हिस्से में आए 4 और यहाँ पे एक के हिस्से में आए 4, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? 10 वाला स्टेबल है। हमारे लिए ये रुपए मायने नहीं रखते, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो हमारे लिए देखने के लिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा अमीर है, यहाँ पे देखो कितना आया एक के हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहां से इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं हम। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, एक तो हमने बात की थी अभी फ्यूजन की, वो हमने स्टडी कर लिया कि जब हम यहाँ से लाइटर न्यूक्लियाई जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, वो क्या करेंगे? फ्यूजन की प्रोसेस करेंगे। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलकर हीलियम बनाते, तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से सीधा यहाँ बढ़ गई ना, तो मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में तो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, तो वो स्टेबिलिटी होगी। न्यूक्लियर फिजन के अंदर और देखो, न्यूक्लियर फिजन में जब हम यूरेनियम से किसकी तरफ आते हैं? बेरियम और क्रिप्टॉन की तरफ आते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई तो मतलब स्टेबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, स्टेबिलिटी तो समझ में आ गया, स्टेबिलिटी तो अभी तक भी हमने स्टडी कर लिया। बट जो ये एनर्जी रिलीज का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? देखो, हमने कहा कि यूरेनियम 235 डिकम्पोज होगा बेरियम 141 प्लस क्रिप्टॉन 92 के अंदर डिकम्पोज होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कहा बेरियम की टोटल एनर्जी 1170 और क्रिप्टॉन की 782, मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा? 952.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अकेले यूरेनियम की है 1782.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो जो यूरेनियम था वो अनस्टेबल था, वो डिकम्पोज हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में। अब देखो पहले एनर्जी कितनी थी? 782, फिर एनर्जी कितनी हो गई? 9, यहाँ पे 1952 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हम क्या बोलेंगे? इफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी increases in a nuclear reaction, total binding energy increases in a nuclear reaction, then it releases energy. मतलब यहां से यहां तक जाने में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। समझ आ रहा है? जब हम इस न्यूक्लियाई से इस न्यूक्लियाई में जाते तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जब भी हम लो बाइंडिंग एनर्जी टू हाई बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब देखो यहाँ पे तो एक न्यूक्लियॉन्स को ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक जो ये न्यूक्लियॉन है ना, न्यूक्लियस है, इसको बनाने में एनर्जी यूज हो रही है
782। ध्यान देना, अगर हम चाहते हैं कि यूरेनियम बन जाए तो इसके लिए हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, 782.9। ठीक है, अगर हम चाहते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन का कॉम्बिनेशन बने तो हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, 782 से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और कॉस्ट दो, कितनी, 952.3। देखो कॉस्ट बढ़ रही है ना, मतलब इनको बाइंड अप करने के लिए और ज्यादा एनर्जी लग रही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। यहाँ पे तो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में सिर्फ इतनी सी एनर्जी लग रही है, लेकिन जब हम इन दोनों के मिक्सचर की बात करते, कॉम्बिनेशन की बात करते, तो यहाँ पे इनको बाइंड अप के लिए इतनी हाई एनर्जी मिल रही है। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज, इसको और ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और वहां पे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, दैट मीन्स वहां पे बाइंडिंग जो वहां पे एनर्जी है वो रिलीज हो रही है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ठीक है, मतलब ये वाले न्यूक्लियाई अब क्या हो गए, ज्यादा स्टेबल। तो ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व। अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।